नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर। जो एचपीएसएससी का प्रीवियस पेपर है इसका हम एचपी जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आगे हम 104 क्वेश्चन से भी स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है द ओल्ड नेम ऑफ भरमौर वॉज, तो भरमौर का प्राचीन नाम पूछा गया है। भरमौर का जो प्राचीन नाम है वो ब्रह्मपुर है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ब्रह्मपुर जो है वो भरमौर का प्राचीन नाम है। गिरग्राम जो है वो बैजनाथ का पुराना नाम है। और ब्यासपुर बिलासपुर को कहते थे। बिलासपुर का प्राचीन नाम वैसे जो था वो कहलूर था, ये ध्यान रखिएगा। और बात की जाए दियोरा किसका प्राचीन नाम है, तो दियोरा जुब्बल का जो है वो प्राचीन नाम है। तो ये आप प्राचीन नामों के बारे में याद रखिए कि किसका क्या प्राचीन नाम है। प्राचीन नामों के बारे में आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ से और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहले तो भरमौर के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। भरमौर का नाम सुनकर आपके माइंड में क्या आया होगा? चंबा आपके माइंड में आया होगा। अगर चंबा की बात करें तो देखो चंबा की स्थापना जो था वो किसने की थी? चंबा की स्थापना राजा मारू के द्वारा की गई थी। राजा मारू ने जो था वो चंबा रियासत की स्थापना की थी। और इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो इन्होंने अपनी राजधानी भरमौर यानी कि ब्रह्मपुर में जो था इन्होंने अपनी राजधानी जो था वो बनवाई थी। और चंबा शहर की बात करें, चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो की गई थी। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि चंबा रियासत के ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने सबसे पहले वर्मन की उपाधि जो था वो धारण की थी? तो आदित्य वर्मन का नाम साथ में आपको याद रखना है। आदित्य वर्मन ने सबसे पहले जो था वो वर्मन की उपाधि चंबा में धारण की थी। 105 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछते हैं विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज पॉपुलरली नोन एज पीच बॉल ऑफ एशिया। पीच बॉल ऑफ एशिया जो है वो किसको कहा जाता है? पीच बॉल ऑफ एशिया की बात करें तो ये राजगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन डी राजगढ़ जो है वो सही आंसर है। अब राजगढ़ को पीच बॉल ऑफ एशिया जो है वो कहा जाता है, ये आपको पता चल गया। और क्वेश्चंस आपको क्या पता होने चाहिए यहाँ से कि राजगढ़ पड़ता कहाँ पर है? तो राजगढ़ जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिरमौर में ये पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? मिनी स्विट्जरलैंड जो है वो किसको कहा जाता है? खजियार को कहा जाता है। लैंड ऑफ ग्रेप्स किसको कहते हैं? अंगूरों की घाटी किसको कहते हैं? रिब्बा को कहते हैं लैंड ऑफ ग्रेप्स। ये रिब्बा कहाँ पर है? ये रिब्बा जो है वो किन्नौर में पड़ता है। मिनी लहासा किसको कहते हैं? मिनी लहासा धर्मशाला को कहा जाता है। और चंबा वैली को आपको पता है वैली ऑफ हनी एंड मिल्क भी कहा जाता है। और चंबा के अलावा अगर बात करें ताबो मोनेस्ट्री की, ताबो को अजंता ऑफ हिमालयस कहा जाता है। एलोरा की बात करें तो एलोरा जो है वो मसरूर रॉक कट टेम्पल को जो है वो कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट मिलती जुलती चीज़ें याद रखिए यहाँ से। इसी तरह से ये चीज़ें आपको याद रहेंगी और तो कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। चंबा सेवक संघ पूछते हैं किसकी स्थापना कब की गई थी? चंबा सेवक संघ वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? इट वॉज फाउंडेड इन 1936। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और आज मैं आपको चंबा सेवक संघ के बारे में जो है थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ये जो चंबा सेवक संघ था ये चंबा में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि चंबा में जो आग लगी थी उस टाइम कहीं पर, उससे प्रभावित जितने भी परिवार हैं उनकी सहायता करना, परंतु धीरे धीरे जो था वो एक राजनीतिक संगठन के रूप में जो था वो बदलता रहा। इसकी पहली बैठक जो था वो कहाँ पर हुई थी? इसकी पहली बैठक जो था वो चंबा के कंकियां गाँव में हुई थी। कंकियां गाँव में पहली बैठक हुई थी और लाला जयदेव को जो था वो इस संघ का प्रधान भी चुना गया था। ये ध्यान रखिएगा, लाला जयदेव का नाम याद रखिएगा। इस संघ का प्रधान इनको जो था वो चुना गया। देखो कुछ आंदोलन है, इनको आप रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलते हैं कि नालागढ़ आंदोलन 1877 में हुआ था। भागल विद्रोह 1905 में हुआ था। डोडरा वाद विद्रोह जो था वो 1906 में हुआ था। कुनिहार किसान सभा आंदोलन जो था वो 1920 में हुआ था। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में की गई थी। धामी प्रेम प्रचारणी सभा की स्थापना 1937 में की गई थी। भागल प्रजामंडल 1938 में स्थापित किया गया था। और कुनिहार प्रजामंडल 1939 में स्थापित किया गया था। और ढांडरा आंदोलन 1930 में हुआ था। ये कुछ आंदोलन थे इंपॉर्टेंट, इनको आपने रिवाइज कर लिया। तो वो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन जितना करेंगे उतनी ही एग्जाम में हेल्प मिलेगी। नया पढ़ के इतना फ़ायदा नहीं, जितना जो पढ़ा है उसको रिटेन करने में फ़ायदा है। आगे है 107 क्वेश्चन। बोलते हैं हिम ऊर्जा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वर्क अंडर विच एजेंसी? ये जो हिम ऊर्जा पन बिजली परियोजना है ये किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड। ये जो हिम ऊर्जा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये काम करता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के अंतर्गत। ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली रिपीट कर पूछा जाएगा, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। अच्छा, यहाँ से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हम बात कर लेते हैं जिनको हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? इनमें एक तो आपका आ जाता है
साईं कोठी परियोजना, साईं कोठी 1 परियोजना, साईं कोठी 2 परियोजना, जो हमने कुछ दिन पहले ही बजट सेशन में डिस्कस की थी, ये दोनों परियोजनाएं जो हैं ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। एक हमने हेल परियोजना भी पढ़ी थी, वो भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा ही एग्जीक्यूट की जाएगी। और एक बिनवा परियोजना है, बिनवा परियोजना बिनवा ब्यास की सहायक नदी है, तो ये भी जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही एग्जीक्यूट करता है। बनेड़ परियोजना हो गया, गज परियोजना हो गया, ये भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा ही एग्जीक्यूट की जाती है। एक रुकती परियोजना हो गया, रुकती जो है वो किन्नौर में स्थित है परियोजना, और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही इसको एग्जीक्यूट करता है, ये ध्यान रखना है। और बात की जाए, अगर हमने 3 परियोजनाएं जो कल पढ़ी थी उनको एक बार उनकी कैपेसिटी रिवाइज कर लेते हैं। तो साईं कोठी 1 परियोजना जो है इसकी कैपेसिटी 15 मेगावाट है। साईं कोठी 2 परियोजना जो है इसकी कैपेसिटी 16.5 मेगावाट है, और हेल परियोजना जो है इसकी कैपेसिटी 18 मेगावाट है। ये ध्यान रखिएगा, तीनों परियोजनाएं जो है स्टेट हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड एग्जीक्यूट करता है। 108 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ये जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जिसको आरट्रैक भी कहा जाता है, ये जो है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगर बात की जाए इसकी कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये शिमला में स्थित है, ऑप्शन डी सही आंसर है। आरट्रैक भी इसको कहते हैं, तो ये शिमला में हो गई। अगर हम बात करें कि हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थित है, सैनिक स्कूल जो है वो हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर टिहरा में स्थित है। सुजानपुर टिहरा में जो है वो होली का फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, और नेशनल लेवल पर जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, नेशनल लेवल का फेस्टिवल है ये सुजानपुर का। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बोलते हैं जांगी मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। जो जांगी मोनेस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो अगर ये मोनेस्ट्री देखी जाए कि कहाँ पर स्थित है, तो ये रिकांगपियो में स्थित है। रिकांगपियो, किन्नौर का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? रिकांगपियो में जो है वो किन्नौर का हेडक्वार्टर स्थित है। अगर बात की जाए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से मोनेस्ट्री स्थित हैं, तो एक ढंकर मोनेस्ट्री है, ढंकर मोनेस्ट्री स्पीति में पड़ती है। तायूल मोनेस्ट्री है, तायूल मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में ही है। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री भी लाहौल स्पीति में है। कारदंग मोनेस्ट्री, कारदंग गोम्पा आपने सुना होगा, तो लाहौल में स्थित है। शाशूर गोम्पा भी लाहौल में स्थित है। एक नाको मोनेस्ट्री है, नाको मोनेस्ट्री जो है वो किन्नौर में स्थित है। अभी कल एग्जाम में जब आपने देखा होगा नाको लेक पूछी गई थी, नाको लेक हांगरंग वैली में पड़ती है, नाको लेक किन्नौर में स्थित है। रिवालसर में भी एक मोनेस्ट्री स्थित है जिसका नाम रिवालसर मोनेस्ट्री ही है, तो रिवालसर मोनेस्ट्री भी ध्यान रखिए। तो ये तो हो गया इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए, और इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा इसका आंसर। तो टेलीग्राम पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं पहले, फिर आंसर वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 161 क्वेश्चन। क्या पूछते हैं यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज ढोलरू इन चंबा। तो ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसको चंबा में ढोलरू के नाम से जाना जाता है? चंबा में चैत का फेस्टिवल, चैती फेस्टिवल जो होता है उसको ढोलरू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। पहले तो ध्यान रखिएगा कि ढोलरू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? चंबा में मनाया जाता है। चंबा में मिंजर मेला भी मनाया जाता है। मिंजर एक इंटरनेशनल मेला है, और ये सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है वो स्टार्ट होता है। और ढोलरू जो है ये मुख्य रूप से भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। भरमौर का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मपुर, वो भी आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा। यहाँ पर और भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जैसे कि सूही मेला यहाँ पर मनाया जाता है, अप्रैल के महीने में लगता है, और ये भी मार्च अप्रैल के महीने में ही कुछ लगता है, जो चैत का फेस्टिवल होता है, ढोलरू फेस्टिवल जो होता है। यहाँ से देखो हिमाचल प्रदेश के और भी इम्पोर्टेंट फेयर फेस्टिवल अगर आप रिवाइज करेंगे तो उनमें जो है आपको एक तो हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति का, गोची फेस्टिवल लाहौल स्पीति का, फुल्लैच फेस्टिवल किन्नौर का, सिप्पी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? मसोबरा में ये मेला मनाया जाता है, और भगवान शिव को ये सिप्पी मेला डेडिकेटेड है, ये ध्यान रखना है। आगे 162 क्वेश्चन में पूछते हैं, हिमाचल प्रदेश वॉज अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चीफ कमिश्नर अपटेल। तो हिमाचल प्रदेश कब तक मुख्य आयुक्त के प्रशासन के तहत रहा था? देखो हिमाचल प्रदेश जो था वो 1951 तक जो था वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंस के तहत रहा था। अगर बात करें 1951 में फिर क्या हुआ था, 1951 में हिमाचल प्रदेश को भाग सी राज्य बना दिया गया था, पार्ट सी स्टेट जो था वो बना दिया गया था, ये ध्यान रखना है। और हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? 1956 में इसको एक यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। कब तक रहा था? 1971 तक जो था फिर ये केंद्र शासित प्रदेश रहा था। ये हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया था? 1948 में जो था वो इसका गठन किया गया था। और जब गठन किया गया था तो उस टाइम 4 जिले यहाँ पर हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला बिलासपुर यहाँ पर आकर जुड़ा था। कब जुड़ा था ये आप कमेंट करके बता दीजिए, कब जुड़ा था बिलासपुर? वो बहुत आसान है, कमेंट करके आप बताइए।
यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ कमिश्नर कौन थे। तो हिमाचल प्रदेश के जो पहले चीफ कमिश्नर हुआ करते थे वो थे NC मेहता। NC मेहता यहाँ के पहले चीफ कमिश्नर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन बाय NTPC। तो NTPC के द्वारा जो है इनमें से कौन सी परियोजना हस्तगत की गई है। तो NTPC के द्वारा जो है एक परियोजना हस्तगत की गई है जिसका नाम क्या है, कॉल डैम परियोजना। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। कॉल डैम परियोजना के बारे में याद रखिए कि ये बिलासपुर में मुख्य रूप से पड़ती है। सतलुज नदी बेसिन पर जो है ये बनाई गई है। और ये कितने मेगावाट की परियोजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये 800 मेगावाट की परियोजना है। अलाइड सर्विसेज में ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है और NTPC इसको एग्जीक्यूट करता है। NTPC का पूरा नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें यहाँ से कि बेराशुल परियोजना जो है, बेराशुल परियोजना जो है इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, इसको जो है NHPCL जो है जिनके नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो एग्जीक्यूट करता है। चमेरा परियोजना भी आपने सुनी होगी, चमेरा 1 परियोजना है, चमेरा 2, चमेरा 3 परियोजना है। इनको भी NHPCL ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। चमेरा 1 परियोजना 540 मेगावाट की, चमेरा 2 परियोजना जो है वो चमेरा 2 परियोजना जो है 300 मेगावाट की, और चमेरा 3 परियोजना जो है वो 230 या 231 मेगावाट की परियोजना है। रावी नदी बेसिन पर ये परियोजनाएं बनाई गई हैं। पार्वती परियोजना के बारे में भी आपने सुना होगा। तो पार्वती परियोजना के बारे में भी ध्यान रखिए कि इसको NHPC ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। जो पार्वती 3 परियोजना है, मैं पार्वती 3 परियोजना की मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ। इसमें अलग अलग परियोजनाएं आती हैं, अदरवाइज पार्वती 3 परियोजना ध्यान रखिए। पार्वती आगे चलकर ब्यास की सहायक नदी बन जाती है, ब्यास में ये मिलती है। जो पार्वती 2 परियोजना है उसको भी NHPCL ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। पार्वती 2 को भी, पार्वती 3 को भी NHPCL ही जो है वो एग्जीक्यूट करता है। 164 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द हॉट वाटर स्प्रिंग तत्तापानी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो गर्म पानी का झरना है तत्तापानी या फिर चश्मा है जो, वो कहाँ पर स्थित है। तो ये तत्तापानी जो है वो मंडी में पड़ता है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब तत्तापानी कहाँ पर है, मंडी में स्थित है। ये क्वेश्चन भी एलाइड सर्विसेज में पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है। तो कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अब मंडी सही आंसर करना एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश के और भी ऐसे जो चश्मे हैं, झरने हैं, उनके बारे में जानिए। वशिष्ठ कहाँ पर है, वशिष्ठ कुल्लू में स्थित है। मणिकर्ण कहाँ पर है, मणिकर्ण भी कुल्लू में स्थित है। खीर गंगा कहाँ पर है, कुल्लू में स्थित है। कसोल कहाँ पर है, ये भी कुल्लू में स्थित है। तत्तापानी मंडी में स्थित है। तत्तापानी के अलावा जो है वो सतधार आता है, सतधार जो है वो चंबा में स्थित है। धनछो आता है, धनछो जो है ये भी चंबा में स्थित है। धनछो तो हमने लाइट सर्विसेज के एग्जाम में पढ़ा भी था। चैडविक फॉल शिमला में स्थित है, ये एक झरना है। चैडविक फॉल शिमला में है। बागसुनाथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। कांगड़ा के मैक्लोडगंज में एग्जैक्टली ये पड़ता है। और एक राहला वाटरफॉल है, राहला वाटरफॉल जो है वो मनाली में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये राहला वाटरफॉल। अब देखिए हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन, जैसे कि हम पहले भी कुछ हमने डिस्कस किए हैं, वो भी हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि क्वेश्चन इंग्लिश का भी लास्ट टाइम रिपीट कर पूछा गया था, तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए। बोलते हैं ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड डैश द चार्ज। तो यहाँ पर होगा फ्रॉम। ही वॉज ऑनरेबली एक्विटेड फ्रॉम द चार्ज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 166 में बोलते हैं मीनिंग ऑफ द इडियम टाइड टू द एप्रन स्टिंग्स ऑफ। तो इसका मतलब होता है टू बी डोमिनेटेड बाय। टू बी डोमिनेटेड बाय इसका मतलब होता है। ईडियम है ये एक। आगे एंटोनियम पूछा गया है रिफाइनमेंट का। रिफाइनमेंट का जो एंटोनियम होगा वो होगा वल्गैरिटी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, वल्गैरिटी। भाववाचक शब्द पूछा गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर भाववाचक शब्द है ममत्व। ममत्व जो है एक भाववाचक शब्द का रूप है यहाँ पर। आगे पूछा गया है कारक आपको बताना है। तो बोलते हैं कि भिखारी को दान दो। भिखारी को दान दो में जो है वो कौन सा कारक है। तो इसमें जो है वो संप्रदान कारक जो है वो आता है। ऑप्शन डी संप्रदान सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है शक्तिहीन में समास है। शक्तिहीन में कौन सा समास आता है। देखो शक्तिहीन में तत्पुरुष समास जो है वो आता है। तत्पुरुष समास शक्तिहीन में आता है। अच्छा, यथाशक्ति में कौन सा समास आता है वो आप कमेंट करके बता दीजिए कि यथाशक्ति में कौन सा समास आता है। इसका आंसर भी टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए आपको इस तरह से सर्च करना पड़ेगा अपने टेलीग्राम पर जाकर @allexam31। 15,600 से अधिक फॉलोअर हमारे वहाँ पर हैं। तो आप भी वहाँ पर जुड़ जाइए ताकि आपको भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो सब वहाँ पर मिलता रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं,
जो इंस्टेंटली बताना इंपॉर्टेंट होता है तो वहाँ पर अपडेट कर दी जाता है उन चीज़ों के बारे में आपको, क्योंकि हर एक चीज़ वीडियो के रूप में नहीं बनाई जा सकती, आपका भी टाइम वेस्ट होता है। तो शॉर्टली आपको मिल जाए जानकारी, इसीलिए जो है टेलीग्राम बनाया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।